हे गाइस, वेलकम बैक टू ईडू रीड। और आज हम सभी मोहन प्रकाश द्वारा लिखित सिपाही की माँ नामक पाठ के सारांश का अवलोकन करेंगे और इसे भली भांति समझेंगे। तो चलिए पहले हम लेखक के जीवन परिचय की ओर चलते हैं, परंतु उससे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इसमें मुख्य पात्र क्या है। और ये जो सिपाही की माँ है वो एक एकांकी है और अत्यंत ही मार्मिक एकांकी है, जिसमें मुख्यतः 4 पात्र हैं। पहला पात्र को हम सिपाही कह सकते हैं और सिपाही रहता है जिसका नाम मानक रहता है, ठीक है। और दूसरा पात्र है सिपाही की बहन। सिपाही की बहन का नाम मुन्नी रहता है और सिपाही की माँ जिसका नाम बिस्नी रहता है, और इसकी एक पड़ोसी रहती है जिसका नाम कुंती रहता है, ठीक है। और अगर हम इसमें मुख्य पात्र की बात करें तो जैसा कि आपको इस कहानी के एकांकी के टाइटल से ही पता चल रहा है कि सिपाही की माँ, यानी कि इसकी जो माँ है बिस्नी, ये इसकी मुख्य पात्र है, इस एकांकी की मुख्य पात्र है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जीवन परिचय की ओर चलते हैं। मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी पोइट का जो है वो जीवन परिचय लिखने को दे सकता है, तो आप उसे इस प्रकार से लिख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे लिखा है, 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार, ये जो है वो कथाकार भी हैं और नाटककार भी हैं। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को जड़वाली गली अमृतसर जो कि पंजाब में है वहाँ हुआ था, ठीक है। यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जड़वाली गली में 8 जनवरी 1925 को हुआ था, ठीक है। और इनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। इनकी माता का नाम बच्चन और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी था, ठीक है। इनके पिता पेशे से वकील थे लेकिन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहते थे, ठीक है। राकेश जी ने लाहौर से संस्कृत में एमए किया था और ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से हिंदी में एमए किया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और सारिका के कार्यालय में भी नौकरी की, ठीक है। सन 1947 के आसपास इन्होंने अल्फिस्टियन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किए, ठीक है। यानी कि ये मुंबई में प्राध्यापक भी चुने गए हैं और इनकी ये कुछ समय तक DAV कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे वहाँ पे। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो प्रमुख है, जिसमें लिखा है कि कहानी संग्रह के खंडहर, ठीक है, ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है और 1950 में ये प्रकाशित हुई थी। नए बादल जो कि 1957 में यानी 57 में। और जानवर, ठीक है, ये भी 1958 में हुआ था इनका ये प्रकाशन। और एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश और वारिस, ठीक है, दोनों 1972 में हुआ था। तो आपसे ये कहानी और रचनाएं भी दे सकता है कि इनकी किसी कहानी का उल्लेख कीजिए या फिर बताइए, और मैचेट के रूप में दे सकता है। ज़्यादातर आपको MCQ में देगा ये कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं, मतलब मोहन राकेश की रचना कौन कौन सी है। और उपन्यास की अगर बात करें तो अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नाटक आषाढ़ एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे इत्यादि हैं, ठीक है। और इसके अलावा चलिए हम लोग चलते हैं इनके सारांश की ओर। तो आप सारांश इस प्रकार से लिखेंगे, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी है एक, ठीक है। ये एक एकांकी है, कहानी नहीं है, ना ही उपन्यास है, ये एक एकांकी के रूप में है, ठीक है। तो ये सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है, ठीक है। ये आपको MCQ के रूप में भी पूछ सकता है कि ये किस एकांकी से ली गई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंडे के छिलके या फिर अन्य एकांकी से ली गई है, ठीक है। अब इसके आगे है, चिट्ठी का इंतज़ार गाँव का एक साधारण घर है, ठीक है। चिट्ठी का जो इंतज़ार होता है वो गांव का एक साधारण घर है जिसमें बिशनी नाम की महिला अपनी 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती है, ठीक है।
बिशनी नाम की एक महिला है जो अपनी 14 वर्ष की मुन्नी के साथ रहती है। उसकी लड़की का नाम है मुन्नी और वो 14 वर्ष की है, उसके साथ रहती है। उनके घर का इकलौता बेटा लड़ाई के लिए बर्मा गया हुआ है और वह रात दिन उसकी चिट्ठी का इंतज़ार करती रहती है। ठीक है, यानी कि उसके घर का जो एक बेटा था वो लड़ाई के लिए कहाँ जाता है, बर्मा जाता है और उसके चिट्ठी का इंतज़ार वो करती रहती है, उसकी माँ और उसकी बहन मुन्नी। गांव में डाक की गाड़ी आती है तो मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है पर चिट्ठी नज़र नहीं और मुन्नी चिट्ठी ना पाकर उदास हो जाती है और उसकी माँ भी चिट्ठी न आने से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो दोनों चिट्ठी न आने से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, लेकिन वह माँ को बार बार यही कहती रहती है कि चिट्ठी आएगी, जल्द आएगी। यानी कि मुन्नी जो है अपनी माँ को समझाती है कि चिट्ठी आएगी और जल्द ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आगे कहती है कि लेकिन वह माँ जो चिट्ठी का इंतज़ार करती है उसको वह समझाती है और उसके मन को दिलासा दिलाती है। फिर वे दोनों बर्मा की दूरी को लेकर बातचीत करते हैं। ठीक है, बर्मा की दूरी को लेकर बातचीत करते हैं कि बर्मा कितनी दूर है यहाँ से। इसी बीच मुन्नी यह कह देती है कि चिट्ठी लाने वाला जहाज़ डूब गया हो, जिस कारण उसकी माँ उसे डांटती है। ठीक है, तो जब वह दोनों बर्मा की दूरी की बात करते हैं कि बर्मा यहाँ से कितना दूर है, तो उसी बीच मुन्नी कहती है कि जहाज़ जिसमें चिट्ठी आने वाला था वह जहाज़ कहीं डूब तो नहीं गया। तो उसकी माँ उस पर उसे डांटती है कि अपशगुन मत बोलो। ठीक है, मुन्नी की शादी की चर्चा तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे तब मुन्नी की शादी की चर्चा होती है, उसी बीच कुंती आ जाती है। पहले वह वर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती हैं। ठीक है, पहले वह क्या करती है, वर्मा के लड़ाई के विषय में बातचीत करती हैं और फिर मुन्नी की शादी के बारे में पूछती हैं। ठीक है, साथ ही वह मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करने को कहती है। कुंती भी जो है, कुंती उसकी पड़ोस में जो रहती थी वो उस मुन्नी की शादी करने के लिए उसे उत्तेजित करती है, मुन्नी की माँ को। ठीक है, फिर वह कहती है कि तुम्हारा लड़का जो कि युद्ध में गया है वह पता नहीं कब आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है कि वह कब तक चलती रहे। बर्मा से 2 लड़कियों का आगमन उसी समय वहाँ दीनू कुम्हार आता है। ठीक है, उसी टाइम का क्या आता है, वहाँ पे दीनू कुम्हार आता है, दीनू नाम रहता है और वह एक कुम्हार रहता है। वो आता है और बताता है कि 2 जवान लड़कियाँ अजीब से कपड़े पहने घर घर जाकर आटा दाल मांग रही हैं। ठीक है, तो वो कुम्हार ये बात बोलता है। यह बताकर दीनू वहाँ से चला जाता है। इतने में वे लड़कियां वहाँ आ जाती हैं, वो जो अजीब से कपड़े पहन के जवान लड़कियां हैं वो दोनों वहाँ आ जाती हैं और उनसे भी यानी कि मुन्नी की माँ से भी दाल चावल मांगती हैं। जब विष्णी और कुंती उनके बारे में पूछती हैं तो वो बताती हैं कि मैं बर्मा से आई हूँ। ठीक है, वो दोनों जो लड़कियां हैं जो मांगती हैं उनसे वो कुंती पूछती है और विष्णी पूछती है। विष्णी यानी कि मुन्नी की माँ का नाम विष्णी है, तो वो पूछती है तो वो बताती है कि वह जो है वो बर्मा से आई है, जहाँ पे बिश्नी का बेटा युद्ध में गया है, वही वाले बर्मा से आई है वो। ठीक है, वहाँ भीषण लड़ाई चल रही है जिस कारण वहाँ की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। ये बात बताती है कि उसका जो घर वर है वो सब छिन गया है और वह जो दोनों लड़कियां हैं वो बहुत ही मुश्किल से जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर आई हैं। ये चीज़ बतलाती हैं वो दोनों लड़कियां। ठीक है, जब मुन्नी उनसे फ़ौजियों के बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि जो फ़ौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। फिर वे बर्मा की नाटकीय स्थिति का वर्णन करती है। ठीक है, यानी कि बर्मा में जो चल रहा है उसकी उस जगह की स्थिति का वर्णन करती है, जिसे सुनकर बिस्नी काँप उठती है। ठीक है, उसे अपने बेटे की चिंता जो है वो सताने लगती है
क्योंकि वो दोनों लड़कियां अपने नाटकीय कहानियों को सुना देती हैं कि बिस्नी में बर्मा में ये हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी फ़ौज छोड़कर भाग रहा है उसे पीछे से गोली मार दी जा रही है। ये सब बात सुन के मुन्नी की माँ घबरा जाती हैं और उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है। ठीक है, और उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है तथा कुंती और मुन्नी उसे ढांढस बंधाती हैं। ठीक है, ढांढस बंधाती हैं। मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे। ठीक है, भैया आप ही आएंगे, यानी कि मुन्नी कह रही है कि मेरे भैया ज़रूर आएंगे। जिसे सुनकर बिस्नी कुछ हिम्मत जुटाकर बोलती है, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी। ठीक है, बिस्नी यानी कि मुन्नी की माँ कहती है कि हाँ तेरा दिल ठीक कह रहा है। चिट्ठी ना आप आई तो क्या हुआ, वह ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसके आगे है कि आगे मुन्नी और बिस्नी यानी कि मुन्नी की माँ की बातचीत जो है वो रात के समय में होती है। तो मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि मेरी कुछ सहेलियाँ के कड़े बहुत सुंदर हैं जिसे वह सारे गांव में दिखा रही हैं। ठीक है, तब बिस्नी उसे प्यार भरे स्वर में कहती है कि तेरा भाई तेरे लिए उनसे भी अच्छे कड़े लाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिस्नी जो है वो अपनी बेटी को कहती है कि तेरे भैया तेरी सहेलियों से अच्छे कड़े लाएंगे और तू उसे अच्छे से शो ऑफ कर सके। यहाँ पे आके है स्वप्न की स्थिति। इसके बाद दोनों सो जाती हैं। ठीक है, इस बातचीत के बाद ये जो बातचीत चल रही थी अभी रात के टाइम चल रही थी। ठीक है, और इसके बाद वो दोनों सो जाती हैं और स्वप्न में बिस्नी को उसका बेटा दिखाई देता है। उसके बेटे का नाम मानक रहता है। ठीक है, बिस्नी के बेटे का नाम जो कि फ़ौज में गया है उसका नाम मानक रहता है और वह उससे बातचीत करती हैं सपने में। वह बहुत बुरी तरह से घायल है, यानी मानक जो है वो बहुत बुरी तरह से घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बिस्नी उसे लेटने को कहती है पर वह पानी मांगता है। ठीक है, स्वप्न में ऐसा हो रहा है कि उसका बेटा जो है उसे पानी मांगता है, लेकिन बिस्नी उसे लेटने को कहती है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और उसे मरा हुआ बताता है। ठीक है, यह सुनकर बिस्नी सहम जाती है, यानी बिस्नी यानी उसकी माँ। लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और इसे मरने नहीं दे सकती। लेकिन वह जो है सिपाही जो है वह बताता है कि वह मर चुका है, लेकिन सिपाही मानक को मारने की बात करता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि वो इसकी माँ है और इसे मारने नहीं दूंगी। ठीक है, सिपाही मानक को वहशी तथा खूनी बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो माँ है यानी कि बिस्नी जो है वो अपने स्वप्न में अपने पुत्र के पास थी, यानी कि मानक के पास थी और मानक पूरी तरह से घायल था और एक सिपाही तभी आता है और उसे मरा हुआ घोषित कर देता है कि यह लड़का मरा हुआ है, यानी मानक मरा हुआ है, मर गया है और अगर नहीं मरा है तो मैं इसे जान से मार दूंगा। लेकिन फिर वो उसकी माँ जो है बिस्नी वो बोलती है कि नहीं, ये मरा नहीं है और मैं इसे मारने नहीं दूंगी। लेकिन बिस्नी उसकी बात को नकार देती है। वह कहती है कि यह घायल है, इसकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो मुझे मार देगा। बिस्नी उसे विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक उठ खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। ठीक है, बिस्नी उसे समझाती है लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी करने की बात करता है। सोच भंग यह सुनकर बिस्नी चिल्लाकर उठ बैठती है। ठीक है, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मानक मोनक कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्नी वहाँ आ जाती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज़ भैया के सपने देखती हो, लेकिन जब कि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वह जो है मुन्नी की बात नहीं मानती है और हमेशा उसे अपने बेटे को ही सपने देखती रहती है।
फिर वह अपनी माँ के गले लग जाती है, यानी मुन्नी अपनी माँ के गले लग जाती हैं। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सोने को कहती है और मन ही मन गुनगुनाने लगती है। ठीक है, यानी कि अभी इसकी जो स्थिति है वो एकदम नाजुक है और यह जो स्थिति है ये सिपाहियों की स्थिति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब सिपाही युद्ध में जाते हैं तो किस प्रकार उसके घर वाले जो रहते हैं किस प्रकार से चिंता व्यक्त करते हैं, और यह एक मार्मिक एकांकी के रूप में व्यक्त किया है कवि ने, लेखक ने इसमें। तो दोस्तों इससे हम लोगों को पता चलता है कि यह एक बहुत ही ज़्यादा मार्मिक एकांकी है जिसमें कवि ने एक युद्ध में गए सिपाही के घर वालों के चिंतन के बारे में वर्णन किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप जब इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे आप। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और आप उसका हल करके अपने प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में अगले सारांश या कविता के अर्थ के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इडुरीड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने कर दिया है तो इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। सेव आर्ट ऑफ सेव फ्यूचर।